हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, एमएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश की वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हुए इंग्लिश के क्वेश्चंस को। इस पेपर में आपके कुल 50 प्रश्न हैं, जिनमें से 25 क्वेश्चंस को हमने पहली वीडियो में सॉल्व कर लिया है और आज की इस वीडियो में बचे हुए 25 क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर टैग सिर्फ एमएड का लगा हुआ है, लेकिन यदि आप किसी और एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो ये सभी क्वेश्चंस उसके लिए भी आपके हेल्पफुल होंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, वाइल चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या होता है? टेंस को वर्ब में चेंज करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम को चेंज करते हैं, प्रोनाउन को चेंज करते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इनमें से क्या चेंज का होता है? तो देखिए, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में स्पीच करते हैं तो ठीक है, टेंस ऑफ वर्ब ये चेंज होता है, बिल्कुल होता है। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम बिल्कुल चेंज होता है, जैसे नाउ का देन हो जाता है। और प्रोनाउन आपका चेंज होता है, तो प्रोनाउन भी आपका इसमें चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका यहाँ पर क्या दिया गया है? कॉमा आर यूज नॉट यूज्ड। यहाँ पर पूछा है कि कॉमा कहाँ पर यूज नहीं होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है आफ्टर द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, आफ्टर द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर वाइल राइटिंग डायरेक्ट स्पीच। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के वर्ड्स के बाद आफ्टर द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, अच्छा स्पीकर फिर बोलता है तो कॉमा लगता है, फिर इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं, तो यहाँ पर तो आपका कॉमा क्या है, लगता है। दूसरा है टू सेपरेट द क्वेश्चन टैग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। तो क्वेश्चन टैग देखिए, मैंने आपको अभी बताया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन टैग होता है कि कोई सेंटेंस बोलकर और उसमें प्रश्न पूछ लेना। जैसे वह एक बहुत अच्छा लड़का है, और अगर मैं यहाँ पूछूँ कोई सामने मेरे है और मैं उससे पूछूँ कि क्या वो नहीं है, तो ये जो चीज़ है ये आपकी क्वेश्चन टैग होती है। जो मैंने बोला कि क्या वो नहीं है, ही इज़ अ गुड बॉय, इजंट ही। अगर मैं ये बोलता हूँ इजंट ही, तो सेंटेंस के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद ये इसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो इससे पहले भी आपका क्या है, कॉमा लगाया जाता है। तो यहाँ पर टू सेपरेट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, तो कॉमा यूज़ होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सी, टू सेपरेट द वर्ड श्योर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें भी आपका कॉमा यूज़ होता है। बिटवीन टू और मोर वर्ड्स, तो देखिए बिटवीन टू और मोर वर्ड्स आपका कॉमा, बिटवीन टू और मोर वर्ड्स की यहाँ पर इसने बात की है। जैसे इसका ऑप्शन यहाँ पर ये डी ही करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अब देखिए जैसे यहाँ पर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कैसे वर्ड्स के बीच में, बिटवीन टू और मोर वर्ड्स। तो वर्ड्स तो ये भी है आपका, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, तो इसमें कोई भी आपका वर्ड नहीं है। अगर ये कहता कि मतलब सेम वर्ड, जैसे एक साथ हम लिख रहे हैं कोई कंट्रीज़ के नाम लिख रहे हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, तो इनके बीच में आपको कॉमा लगेगा। ये आपके क्या है, कंट्रीज नेम है, तो इसने यहाँ पर नहीं बताया है, स्पेसिफाई इसको पूरी तरह से नहीं किया है बिटवीन टू और मोर वर्ड्स को। तो इसका ऑप्शन यही यहाँ पर ठीक होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर दिया था, यूनिवर्सिटी ने इसका कोई भी आंसर यहाँ पर नहीं दिया था, यानी उन्होंने माना ही नहीं था कि कोई भी ऑप्शन इसका ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो, मतलब जो नंबर है इसके, वो सबको दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, डैश इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। इनमें से क्या अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है? मच, मैनी, फ्यू या लॉट। तो क्या कौन सा वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है? तो देखिए, जो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है वो है आपका मच। कैसे यूज़ होता है, यहाँ पर एक दो सेंटेंस आपको देख लेने चाहिए। चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मच का यूज़ कैसे होता है। तो मच का यूज़ आपने देखा होगा, जैसे कि वी डोंट हैव मच टाइम, ठीक है। जैसे कोई कहता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वी डोंट हैव मच टाइम। यहाँ पर आप मैनी नहीं लगा सकते हैं। मैनी आपका काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, और मच जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। मैनी जैसे वी हैव मैनी आवर्स, आवर्स मैनी घंटों को आप गिन सकते हैं, तो वी हैव मैनी आवर्स टू स्टे हियर या टू गो देयर। इस तरह से इस तरह के जो आपके सेंटेंसेस होंगे उनमें आप मैनी का यूज़ कर सकते हैं। यानी जहाँ पर काउंटेबल नाउन होगा वहाँ पर आप मैनी यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होगा वहाँ पर आप मच का यूज़ करेंगे।
जैसे वी हैड सो मच फन, हमने बहुत सारा वहाँ पर क्या किया, फन किया। तो फन एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको काउंट कर सकते हैं कि हमने कितना फन किया वहाँ पर, कितना एंजॉय किया। तो वी हैड मच फन, मैनी फन आप यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते हैं। या अगर मैं कहूँ कि देयर इज़ नॉट मच शुगर इन माई कॉफ़ी, मेरी कॉफ़ी में ज़्यादा चीनी नहीं है, तो यहाँ पर आप मैनी शुगर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो अनकाउंटेबल के नाउन के साथ आपका क्या यूज़ होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, सिनोनिम ऑफ अबॉर्टिव इज़। अबॉर्टिव एक वर्ड दिया है यहाँ पर आपके सामने, अबॉर्टिव पूछा है, इसका सिनोनिम क्या है, यानी सेम मीनिंग बताना, सेम मीनिंग वाला। फ्रूटफुल है, फेमिलियर है, अनसक्सेसफुल है या फिर कंज्यूमिंग है। तो जब आपको अबॉर्टिव का पता नहीं होगा तो फिर आप इसका जो सिनोनिम है वो कैसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहले आपको अबॉर्टिव का पता होना चाहिए। तो अबॉर्टिव का मतलब होता है मतलब किसी ने कोई काम किया और वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाया, यानी कि हिंदी में अगर मैं कहूँ तो निष्फल, अनसक्सेसफुल। तो यहाँ पर सिनोनिम पूछा है तो देखिए अनसक्सेसफुल आपके सामने है। फ्रूटफुल, यहाँ पर एक वर्ड और है फ्रूटफुल, देखिए वोकेबलरी आपको अपने आप याद करनी पड़ेगी। वोकेबलरी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों फ्रूटफुल का मतलब होता है यूज़फुल, लाभदायक, ठीक है। तो अबॉर्टिव का मतलब निष्फल, तो यूज़फुल इसका सिनोनिम नहीं हो सकता है। फेमिलियर आप जानते ही हैं, जान पहचान वाला। कंज्यूमिंग मतलब कोई किसी चीज़ को कंज्यूम करना, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, सिनोनिम होगा, वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सिनोनिम ऑफ फ्लेगमेटिक इज। प्रैक्टिकल, स्लाइवरी, डिसऑनेस्ट या फिर काम। फ्लेगमेटिक क्या होता है, तो देखिए फ्लेगमेटिक पर्सन जो होता है वो ऐसा होता है, किसी ने गाली दे दी, कोई बात नहीं, चुप चला गया, दे ले भाई तू गाली दे ले। किसी ने मार दिया, मार ले, मतलब बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव आदमी जो होता है, संयमी, बिल्कुल एकदम संयम वाला शांत स्वभाव व्यक्ति जो होता है वो आपका फ्लेगमेटिक होता है। तो यहाँ पर सिनोनिम पूछा है, तो प्रैक्टिकल तो आपका नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकल मतलब आपका व्यवहारिक। सलाइवरी आपका जो होता है ये आपका सलाइवा से रिलेटेड है। डिसऑनेस्ट आपका बेईमान होता है, तो बेईमान का ये आपका सिनोनिम नहीं हो सकता है। काम, जी हाँ बिल्कुल काम का मतलब शांत होता है, तो काम ही इसका यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा फ्लेगमेटिक का। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, एंटोनिम ऑफ पेरी। तो सबसे पहले आपको पेरी का पता होना चाहिए। पेरी का मतलब क्या है दोस्तों, पेरी का मतलब होता है किसी चीज़ से रेस्क्यू करना, यानी बचाव करना, ठीक है। किसी आक्रमण से या किसी खतरे से अपने आप को बचाना क्या होता है, पेरी कहलाता है। अब इसका एंटोनिम पूछा है, तो बचाना, आंसर देना, अच्छा आंसर देना। वार्ड ऑफ का मतलब भी क्या होता है, यही होता है अपने आप को बचाना। और इवेसिव का मतलब भी क्या होता है, अपने आप को बचाना। यानी कि ये जो तीन हैं ये एक दूसरे के क्या है, अपने सिनोनिम है। अब जो फेस है, फेस का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, किसी चीज़ को फेस करना यानी सामना करना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एंटोनिम पूछा है, पेरी का मतलब बचाव करना, तो किसी आक्रमण से बचाव करना और आक्रमण का सामना करना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एंटोनिम ऑफ कोपियस इज। कोपियस, अब देखिए कोपियस का मीनिंग आपको पहले पता होना चाहिए। तो कोपियस का दोस्तों मीनिंग क्या होता है, कोपियस का मीनिंग होता है इन ए लार्ज अमाउंट, यानी कोई चीज़ जो हमारे पास सफिशिएंट है, एक लार्ज अमाउंट में है, बड़ी मात्रा में है, इन ए लार्ज अमाउंट, कोपियस। तो यहाँ पर देखिए सेंटी, प्लेंटी, सफिशिएंट या फिर प्रोफ्यूजन। तो प्लेंटी तो आप जानते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है काम करने के लिए। सफिशिएंट का मतलब भी क्या होता है, इनफ, सफिशिएंट यानी कि इनफ, इसका मतलब भी पर्याप्त होता है। और प्रोफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, भारी मात्रा में कोई चीज़ हमारे पास जो होती है तो वो भी क्या है आपका प्रोफ्यूजन होती है। जहाँ पर बात है सेंटी की, सेंटी का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में, एक अल्प मात्रा, अगर मैं कहूँ हिंदी में तो बहुत ही अल्प मात्रा, बहुत ही लेस क्वांटिटी जो होती है वो आपकी सेंटी कहलाती है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कोपियस का एंटोनिम यहाँ पर पूछा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, अ पर्सन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन टू अटेन सैल्वेशन इज कॉल्ड। अच्छा, जो सेल्फ प्रैक्टिस करता है सैल्वेशन को अटेन करने के लिए उसे क्या कहते हैं, सेप्टिक, एसेटिक, डिवोटी या फिर एंटीक्वेरियन। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आपका क्या होगा, तो सेप्टिक जो होता है वो आपका कौन होता है, इन चारों के बारे में हम यहाँ पर पहले जान लेते हैं।
ठीक है, उसके बाद आंसर अपने आप यहाँ पर निकल जाएगा। तो सेप्टिक जो होता है दोस्तों वो होता है जो मतलब हर चीज़ पर क्या करता है, शक करता है कि ये ट्रू है या नहीं है। ठीक है, वो डाउट रखता है, डाउट रखने वाला किसी चीज़ पर कि वो ट्रू है या नहीं है, उसे कहते हैं सेप्टिक। पहले वाले का है ये। एस्थेटिक होता है जो सेल्फ डिसिप्लिन करता है, तो यही इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डिवोटी आप जानते हैं जो भक्त होता है, जो किसी का मतलब डाई हार्ट फैन भी कह सकते हैं या फिर आप फॉलोअर कह सकते हैं। और एंटीक्वेरियन क्या होता है दोस्तों, एंटीक्वेरियन का मतलब होता है जो पर्सन जो पुरानी चीज़ें हैं, प्राचीन काल की एंशियंट चीज़ें हैं, उनको इकट्ठा करता है और उनको पढ़ने में, स्टडी में उनकी में क्या है इंटरेस्ट रखता है, वो आपका एंटीक्वेरियन कहलाता है, जो एंटीक्स को स्टडी करता है और कलेक्शन करता है। तो इन चारों का मैंने आपको मतलब बता दिया है। इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, एस्थेटिक। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मिसोगाइनिस्ट इज अ पर्सन। अच्छा, मिसोगाइनिस्ट पूछा है यहाँ से कि यहाँ पर कि मिसोगाइनिस्ट कौन होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवाने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप लिख लीजिए। मिसोगाइनिस्ट, तो यहाँ पर ये देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो मिसो और एक गाइनिस्ट। तो इसमें क्या है, मिसोगाइनिस्ट। ठीक है, तो मिसो का मतलब होता है हेट। जहाँ पर भी आपको मिसो दिखाई दे समझ लेना वहाँ पर किसी से हेट की बात की गई है। और गाइन, जहाँ पर भी आपको GYNE ये वर्ड दिख जाए उसका मतलब होता है क्या, वुमन। तो यहाँ पर तो इसका मीनिंग आप आराम से निकाल सकते हैं, मिसोगाइनिस्ट यानी कि अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, जो लेडीज से, वुमेन से, स्त्रियों से हेट करता है, घृणा करता है, वो क्या है आपका मिसोगाइनिस्ट कहलाता है। तो 34 का ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और वर्ड्स बताने वाला हूँ मिसो से जो स्टार्ट होते हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक वर्ड है आपका यहाँ पर मिज़ोनथ्रोप, MISO, मिज़ोनथ्रोप। तो मिसो आपको दिख गया, इसका मतलब यहाँ पर तो हेट की बात है। और एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, यानी जो हेट करता है किससे, मैनकाइंड से, पूरी ह्यूमन बीइंग से जो हेट करे वो आपका क्या होता है, मिज़ोनथ्रोप या मिज़ोनथ्रोपिस्ट भी बोलते हैं। और मिज़ोनड्रिस्ट जो होता है आपका मिज़ोनड्रिस्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एंड्रयू वर्ड सुनाई दे रहा है, तो जहाँ पर भी एंड्रू की बात आती है तो वहाँ पर आपका मैन से रिलेटेड हो जाती है। तो जो हेट करता है किससे, मैन से, वो आपकी कौन काय में आता है, किस में आता है, मिज़ोनड्रिस्ट में आता है। उसके अलावा एक वर्ड है हमारे यहाँ पर मिज़ोनिस्ट, MISONEIST, मिज़ोनिस्ट। मिज़ो मतलब हेट और नीस्ट यहाँ पर एक आपको न्यू वर्ड की सुनाई आ रही होगी। तो न्यू का मतलब होता है न्यू, यानी कि वो पर्सन या वो व्यक्ति जो न्यू थिंग्स से हेट करता है, नई चीज़ों से, जो नई इनोवेशंस होते हैं जो उनसे हेट करता है, वो है आपका मिज़ोनिस्ट। उसके अलावा मिज़ोपेटर, MISO, मिज़ोपेटर अगर आपको वर्ड दिखता है तो मिज़ो का मतलब आपका हेट हो गया, पेटर जहाँ पे दिख रहे उसका मतलब फादर, वन हु हेट्स फादर, जो फादर से हेट करता है वो आपका मिज़ोपेटर कहलाता है। इसी तरह से मिज़ो, अगर मिज़ो के साथ आपका मैटर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर माता की बात हुई है, जो हेट करता है अपनी मदर से, तो वो आपका क्या होगा, मिज़ो मैटर होगा। उसके अलावा अगर यहाँ पर आता है मिज़ोपेडिस्ट, MISO, मिज़ोपेडिस्ट, जहाँ पर आपकी पैडी की बात आती है तो पैडी का मतलब होता है चाइल्ड, तो वो जो आपका हेट करता है चाइल्ड से या चिल्ड्रन से। और इसके अलावा एक और लिख लीजिए, मिज़ोगेमिस्ट, चलिए ऊपर वाले पेज पर लिख देता हूँ, मिज़ो, ये भी आपका पूछ लिया जाता है, गेमिस्ट। तो गेमिस्ट का मतलब होता है आपका मैरिज, वन हु हेट मैरिज, जो मैरिज से हेट करता है वो आपका मिज़ोगेमिस्ट कहलाता है। तो ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स बताए हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं हर तरह से, और अलग अलग एग्ज़ाम्स में इनमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर बात कर ली है मिज़ो
रूट वर्ड से बनने वाले शब्दों की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पर। सीरियस सी स्टॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हमारे फिगर ऑफ स्पीच चल जाएंगे। तो किसका है, पन का है, ऑक्सीमोरोन का है, ट्रांसफर्ड एपिथेट का है, या फिर एलिट्रेशन का है। सीरियस सी स्टॉर्म ये पूछा है, ये किसका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये जो आपका एग्जाम्पल है ये है आपका एलिट्रेशन का। अब एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन को हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन को हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या होती है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी वर्ण रिपीट होते हैं। वर्ण का मतलब होता है कोई एक लेटर जो है, कोई मतलब पूरे शब्द, जैसे हमने पढ़ा था चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो इसमें चे आपका क्या है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एस एस एस, ये लेटर जो है एस यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो वो होगा आपका एलिट्रेशन। ऑक्सीमोरोन में आपको पहले ही बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन आया था तब मैंने आपको ऑक्सीमोरोन का मतलब बता दिया था। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है विरोधाभासी। ठीक है, यहाँ पर दो विरोधी शब्द एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सैड सॉन्ग इज कॉल्ड। एक सैड सॉन्ग जो होता है उसको क्या कहा जाता है, डिटी, नेल, डिर्ज या फिर ले। तो सैड सॉन्ग को कहा जाता है डिर्ज। डिटी क्या है आपका, अगर आपसे पूछ ले जाए, देखिए चारों वर्ड्स के मीनिंग हम यहाँ पर जान लेते हैं। मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोकेबलरी जब तक आपकी ठीक नहीं होगी तब तक इंग्लिश आपको कमज़ोर ही लगती रहेगी। डिटी का मतलब होता है एक कोई मतलब सिंपल शॉर्ट सॉन्ग, कोई भी सिंपल सा शॉर्ट सॉन्ग हुआ तो उसको डिटी कहते हैं। नेल की जहाँ पर बात आती है तो ये क्या है, एक साउंड ऑफ बेल, साउंड है एक घंटी की आवाज़ जो किसी शोक में बजाई जाती है, जैसे किसी की मृत्यु का बताने के लिए, या मतलब इसी से रिलेटेड, शोक से रिलेटेड होती है। और डिर्ज जो होता है वो आपका क्या होता है, वो एक ऐसा सॉन्ग होता है जो किसी की मृत्यु पर या किसी से रिलेटेड ऐसे ही मतलब किसी गम में ही बनाया जाता है। और ले क्या है, ले तो आपका जानते हैं सिंपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। एन अल्ट्रुइस्टिक इज द पर्सन हु। अल्ट्रुइस्टिक पर्सन कौन होता है, इज ए नोबल मैन, हैज सेल्फलेस कंसर्न फॉर अदर्स, किल्स हिज ओन ब्रदर और सिस्टर, बिलोंग टू वेरियस कंट्रीज। तो अल्ट्रुइस्टिक पर्सन जो है वो कौन है, जो बिल्कुल निस्वार्थ भावना से दूसरे लोगों की क्या है, हेल्प करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैज सेल्फलेस कंसर्न फॉर अदर्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, वन हु किल हिज ओन ब्रदर और सिस्टर। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं फ्रैट्रिसाइड। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फ्रैट्रिसाइड। और जो अपने फादर को किल करता है, हु किल हिज ओन फादर, तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैट्रिसाइड। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था, जहाँ भी पैटर की बात आती है तो फादर की बात होती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैट्रिसाइड। और जो पेरेंट्स अपने बच्चे को मार देते हैं, मतलब एक्ट ऑफ किलिंग हिज ओन चाइल्ड, वो कहलाता है आपका फिलीसाइड। ठीक है, ये आपके पूछ लिए जाते हैं वन वर्ड में भी। और यहाँ पर तो हमने बात कर ली है कि जो अपने ब्रदर और सिस्टर का मर्डर कर दे, या जो अपने फादर का कर दे, और जो अपने बच्चे का मर्डर कर दे, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको और यहाँ पर एक और जान लीजिए, यदि कोई अपनी मदर का, हु किल्स हिज ओन मदर, तो उसको क्या कहते हैं, उसको मैट्रिसाइड। अभी मैंने आपको मीजोमेटर में भी बताया था, वन हु हेट्स मदर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका मैट्रिसाइड। ये सारे आपको पता होने जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38। द गर्ल लाफ्ड लाइक ए। लड़कियाँ किसकी तरह हंसती है, हाइना, व्हेल, कैट या फिर बर्ड। तो लड़की जब भी हंसती है तो एक हाइना की तरह हंसती है, और हाइना को हिंदी में कहते हैं लकड़ बग्गा। ठीक है, तो लड़की जो है वो लकड़ बग्गे की तरह हंसती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। द आईसी साइड वॉक इज एज स्लिपरी एज। आईसी साइड वॉक यानी जो फुटपाथ है, आईसी फुटपाथ इज एज स्लिपरी एज पैनकेक, सैंड, बार्क या फिर ग्लास। तो ऑप्शन डी आपका ग्लास यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ही डाइड डैश
फीवर, वो फीवर की वजह से मरा, यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया गया है। तो बाई आएगा, ऑफ आएगा, थ्रू आएगा या फिर विद आएगा। तो कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पर आपकी यूज़ होगी? ही डाइड बाय द फीवर, ही डाइड ऑफ फीवर, ही डाइड थ्रू फीवर या फिर ही डाइड विद। तो इसका मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ही डाइड बाई का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? जैसे कोई एक्शन किसी के द्वारा किया गया है, जैसे हम एक्टिव पैसिव में बनाते हैं कि यह काम उसके द्वारा किया गया, द एक्शन वॉज डन बाई समथिंग, बाई कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो वो बाई का यूज़ आपका वहाँ पर होता है। ऑफ का यूज़ कहाँ पर होता है? जहाँ पर किसी चीज़ का कारण बताया जाता है, जिसे किसी चीज़ का कॉज बताया जाता है, तो वहाँ पर आपका ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी आपका कारण ही बताया गया है, एक्सप्रेशन ऑफ कॉज यहाँ पर बताया गया है। तो ही डाइड ऑफ फीवर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर फीवर दिया गया है, कहीं कहीं पर ये कैंसर दिया होता है, तो ही डाइड ऑफ कैंसर, ये भी आप याद रखेंगे। कई बार ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। विद का मतलब होता है किसी के साथ, मतलब किसी के साथ साथ अकम्पनी समथिंग, किसी के साथ साथ जो काम करना होता है, तो वहाँ पर विद का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है लव इज़ ब्लाइंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, प्यार अंधा होता है, ये एक किसका एग्जाम्पल है? तो ये मेटाफर का है, एलिट्रेशन का है, ऑक्सीमोरोन का है या फिर पर्सोनिफिकेशन का है। तो लव इज़ ब्लाइंड, ये जो आपका एग्जाम्पल है, पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। और ऑप्शन डी जो है पर्सोनिफिकेशन, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पर्सोनिफिकेशन को यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब किसी प्राकृतिक चीज़ को मनुष्य के समान बताना, मतलब मनुष्य की चीज़ उसमें बता देना। जैसे हम कहते हैं कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो ये क्या है? ये आपका मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं और एग्जाम्पल की बात करूँ पर्सोनिफिकेशन के, तो पर्सोनिफिकेशन का आप एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं कि द सन प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड। आपने सावन के महीने में अभी देखा होगा कि सूरज क्या है, कभी छिप जाता है, कभी दिख जाता है। तो कुछ लोग कह देते हैं कि देखो सूरज जो है वो लुका छिपी खेल रहा है बादलों के साथ। तो ये चीज़ क्या है? तो क्या सूरज खेलता है? जी बिल्कुल नहीं खेलता, लेकिन जैसे बच्चे खेलते हैं तो उसको इस तरह से यहाँ पर बताया जाता है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आपके सामने आता है तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार होता है। या यहाँ पर अगर कहें कि द फ्लावर्स बैग्ड फॉर द वाटर, मान लीजिए किसी के घर में फुलवारी लगी हुई है और उस पर फूल खिले हैं, लेकिन 2-3 दिन से पानी किसी ने नहीं दिया है, तो आपकी मम्मी या कोई बड़ा भाई आकर कहता है ये देखिए फूल मुरझाने लगे हैं, ये पानी मांग रहे हैं। तो क्या फूल ने पानी मांगा? जी बिल्कुल नहीं मांगा, लेकिन हमने उसको इस तरह से बोला, तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन का यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑक्सीमोरोन मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है दोस्तों, जैसे एलिट्रेशन तो मैंने आपको बता दिया है, जिसमें आपके लेटर बार बार आता है। अभी इसका क्या है, क्वेश्चन भी आया था। यहाँ पर बात कर लेते हैं मेटाफर की। मेटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार, ठीक है। तो इसको मैं एग्जाम्पल से यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो रूपक अलंकार का मतलब जैसे किसी मनुष्य की किसी चीज़ से तुलना नहीं करना, बल्कि उसको वो ही बता देना, तो उसमें क्या आता है? आपका रूपक अलंकार आ जाता है। जैसे किसी को कहें कि उसका जो हृदय है, उसका हृदय बिल्कुल सोना है, सोने जैसा नहीं है, सोना है। अगर ये बात कहीं पर सामने आती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर मेटाफर है आपका। जैसे शी हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, ये बात अगर किसी ने कही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मेटाफर है, रूपक अलंकार है। जैसे कह सकते हैं कि वो चांद जैसी नहीं कहा, सीधा कहते हैं कि वो तो बिल्कुल चांद ही है, या वो तो बिल्कुल हीरा है। अगर कोई अच्छा लड़का या अच्छी लड़की होती है, मतलब सबका कहना मानते हैं, सबकी क्या करते हैं कि कहना सुन लेते हैं और सेवा करते हैं, तो वो कहते हैं वो लड़का या वो लड़की बिल्कुल हीरा है। तो ये क्या है? ये आपका मेटाफर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन दी बैटलफील्ड, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन दी बैटलफील्ड, ये किसका एग्जाम्पल है? सिमिली का है, हाइपरबोल का है, मेटाफर का है या फिर एलिट्रेशन का है। तो ये आपका एग्जाम्पल है दोस्तों। पहले इसका आंसर बता देते हैं, उसके बाद क्या है उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। यहाँ पर 2 वर्ड्स आपको और नए दिख रहे होंगे, सिमिली और पैराबोल। तो इन दोनों का हम यहाँ पर अभी एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे। सबसे पहले इसका क्या जान लेते हैं आंसर। तो इसका जो दोस्तों आंसर है 42 का, वो है ऑप्शन नंबर बी, हाइपरबोल। तो हाइपरबोल क्या होता है? हाइपरबोल मतलब हिंदी में अगर कहें तो अतिशयोक्ति अलंकार, यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता देना, वो आपका हाइपरबोल कहलाता है, वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे आई हैव टोल्ड टू दिस
जैसे मान लीजिए आपके बड़े भाई ने आपसे किसी काम के लिए कहा और आपके वो समझ में नहीं आया, उन्होंने फिर कहा, फिर आपकी समझ में नहीं आया, 3-4 बार कहने के बाद भी आपने वो काम नहीं किया, तो वो एकदम चिल्लाए आपके ऊपर कि मैं 1000 बार तुझसे कह चुका हूँ लेकिन तूने ये काम नहीं किया। तो क्या उन्होंने 1000 बार आपसे कहा? बिल्कुल नहीं कहा, उन्होंने 2 या 4 बार कहा और उसको 1000 बता दिया। तो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता देना, ये क्या है? आपका हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है, हाइपरबोल का उदाहरण है। तो आई हैव टोल्ड यू दिस 100 टाइम या 1000 टाइम, ये कोई अगर कहता है तो वो आपका हाइपरबोल आ जाएगा। इसी तरह से ही इज़ टॉलर देन एवरेस्ट, जैसे हम कोई बहुत ही ठीक ठाक हाइट का लड़का देख लेते हैं, लड़की देख लेते हैं, मान लीजिए कोई 6 फुट का लड़का हमारे सामने से निकल जाए तो मैं तो भाई पूरा एवरेस्ट का एवरेस्ट है या पूरा खजूर है वो, तो ये लड़की पूरी एवरेस्ट से भी ऊंची है। तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को बताना आपका हाइपरबोल कहलाता है। अब देखते हैं यहाँ पर सिमिली। सिमिली क्या है आपका? सिमिली को हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। इसकी बहुत ही आसान सी पहचान है, जिस भी सेंटेंस में आपको एज या लाइक लिखा हुआ दिख जाए समझ लेना वहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। इसमें जैसे कहते हैं कि वह बिल्कुल चांद जैसी है, ऊपर मैंने बताया था कि उसको बिल्कुल सेम चीज़ बता देना, लेकिन यहाँ पर उसको जैसा बताना, तो ये क्या है? यहाँ उसमें आपका सिमिली होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ही इज़ एज कूल एज कुकम्बर। अगर कहाँ पर ये कहीं ये लिखा रहा है एज कूल एज कुकम्बर, तो वो वहाँ पर क्या होगा? आपका सिमिली होगा। उसके अलावा एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, आई रैन लाइक द विंड, मैं भागा बिल्कुल हवा की तरह भागा। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भी आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। शी इज़ एज बिग एज एलिफेंट, वो लड़की किसी हाथी की तरह बहुत बड़ी है, मतलब किसी ने थोड़ी मोटी ताजी सी लड़की देख ली तो ऐसा ही होता है, तो वो एक हाथी की तरह बड़ी है। शी इज़ एज बिग एज एलिफेंट, तो यहाँ पर भी क्या है? आपका सिमिली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, हाइपरबोल्स आर यूज्ड टू डैश अ फीलिंग, रिएक्शन और एफर्ट। तो हाइपरबोल के बारे में मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। क्या होता है? किसी चीज़ पर फीलिंग और रिएक्शन को बहुत ज़्यादा जोर देकर जब बोला जाता है तो यहाँ पर एम्फेसाइज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरोन। देखिए ऑक्सीमोरोन का पहले भी एक एग्जाम्पल आ चुका है, उसमें भी ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल है। तो ऑक्सीमोरोन मतलब विरोधाभासी, जहाँ पर 2 शब्द एक दूसरे के विरोधी हों लेकिन एक साथ आ रहे हों। तो स्वीट पेन, चैटर चैटर, रिवर ऑफ ब्लड या ओ डेथ, तो कौन से 2 ऐसे वर्ड हैं जो एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन साथ साथ हैं? तो स्वीट पेन, पेन जो दर्द है वो क्या कभी स्वीट हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि मतलब हल्का हल्का दर्द होता है, तो कुछ लोग बोल देते हैं मीठा मीठा दर्द हो रहा है, तो स्वीट पेन वही होता है। यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, द ओल्ड बिल्डिंग वाज डेजर्टेड डैश माइस। ओल्ड बिल्डिंग वाज डेजर्टेड डैश माइस, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑफ आएगा, विद आएगा, ऑन आएगा या फ्रॉम आएगा, तो डेजर्टेड ऑफ माइस आएगा। माइस यहाँ पर कहीं कहीं माइस ना देकर के आपको पीजन भी दे सकता है। ये जो ओल्ड बिल्डिंग है वो वीरान हो गई और उसमें क्या आ गए? माइस यानी चूहे या फिर पीजन, तो ऑफ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, आई केम। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि आई कम टू इंडिया लगाएं या आई कम फ्रॉम इंडिया लगाएं। तो यहाँ पर जो बेस्ट आपकी चॉइस होगी वो होगी फ्रॉम, आई कम फ्रॉम इंडिया, ये आपका यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तो 2 आपका यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने रहा, हाउ लॉन्ग डैश इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है ये सेंटेंस, हाउ लॉन्ग डू यू लर्न इंग्लिश, हाउ लॉन्ग यू लर्न इंग्लिश, हाउ लॉन्ग आर यू लर्निंग इंग्लिश या हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। तो पहले इस सेंटेंस का यहाँ पर मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश की गई है कि तुम कितने दिनों से इंग्लिश को सीख रहे हो, यानी पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और अभी तक वो काम चल रहा है। तो यहाँ पर आपका कौन सा यूज हो जाएगा? यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन डी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्रॉमिस आई डैश स्टडी हार्डर। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल स्टडी हार्डर, आई एम गोइंग टू स्टडी हार्डर, आई मे स्टडी हार्डर या आई मस्ट स्टडी हार्डर। तो यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन सही होगा? आई प्रॉमिस आई विल स्टडी हार्डर, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आई एम गोइंग टू स्टडी हार्डर, ये भी आपका यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ये दोनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ए एंड बी। और यूनिवर्सिटी ने भी इसकी ऑफिशियल आंसर की में ये दोनों ही आंसर दिए थे, विल भी और आई एम गोइंग टू, ये दोनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय सेट डाउन डैश द लेक। इन दोनों से भी क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये दोनों कन्फ्यूजिंग है। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, बस एस का डिफरेंस होता है और कन्फ्यूज होते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिसाइड जो है, बिसाइड का मतलब होता है पास में, और बिसाइड्स का मतलब होता है उसके अलावा, अतिरिक्त या अलावा, किसी चीज़ के अतिरिक्त। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैं कहूँ कि आई स्टडी मैथ बिसाइड्स इंग्लिश, मतलब मैंने इंग्लिश के मैथ के अलावा इंग्लिश को भी पढ़ा, तो यहाँ पर जो आएगा आपका आई द बॉय सेट डाउन द लेक। तो बॉय, जो बॉय है वो झील के पास बैठा या उसके अतिरिक्त बैठा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा आपका अतिरिक्त, सॉरी पास वाला, तो बिसाइड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखने की ट्रिक मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें बिसाइड और बिसाइड्स में। तो देखिए बिसाइड जो है उसका मतलब आप रखेंगे याद कि पास में होता है, और बिसाइड्स में एक्स्ट्रा आपका अलग से एस लगा दिया है, यानी बिसाइड के अतिरिक्त इसमें एस और ऐड कर दिया, तो इसका मतलब अतिरिक्त होता है आपका बिसाइड्स का मतलब। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता सेंटेंस में? डिटरमिनर, नाउन, एडजेक्टिव या फिर नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ, अच्छा तो देखिए नाउन तो आपका सब्जेक्ट का पार्ट होता है, बिल्कुल होता है। एडजेक्टिव भी होता है, हाँ एडजेक्टिव भी होता है, तो नाउन भी होगा एडजेक्टिव भी होगा, तो दो तो आपके ऑप्शन हो नहीं सकते। और डिटरमिनर भी आपका क्या है, ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है, इसलिए नन ऑफ दीज आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों डिटरमिनर होता क्या है? डिटरमिनर होता है आपका जो नाउन से पहले लगता है और वो क्या बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है उस चीज़ के बारे में कि वो क्या है। डिटरमिनर आपका क्या है, आर्टिकल भी हो सकते हैं, ए एंड द। डिटरमिनर आपके पजेसिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, जैसे माई, आई, माई, आवर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, और इस तरह से क्या है आपके ये डिटरमिनर होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये यहाँ पर सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।